हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर इनिशिएटिव इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, सो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ने हैं और इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे, देन हम अपनी सेकंड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो इस टॉपिक में हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। बाकी की ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से आपको होप सो क्लियर हो गए हों। नहीं क्लियर है तो एक बार अगेन लेक्चर को अटेंड करो, अगेन लेक्चर को देखो। आपके पास अगर आप जॉब करते हो या जो भी है स्टूडेंट, तो आप बेटर है कि उसको एयरफोन्स लगा के सुन लो। ठीक है, ध्यान देने वाली ज़्यादा कोई लिखने की बात नहीं है, आप उसको ध्यान से सुन लोगे ना तो वो भी इनफ रहेगा। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, देश में प्रशासनिक सुधारों की चर्चा ना टाइम टाइम पर होती रहती है, जब भी देखो कहीं ना कहीं होती रहती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेके यूपी गवर्नमेंट ने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचारी अधिकारियों को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए और इनमें से 600 अधिकारियों पर कार्यवाही भी करी। 200 अधिकार ऐसे थे जिन्हें पहले 2 साल में VRS दिया गया था और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 400 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित भी किया गया था। यानी अब उनका प्रमोशन नहीं होगा और उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी कार्यवाही करी। इसके अलावा हाल ही केंद्र सरकार ने 15 आयकर अधिकारियों पर भी कार्यवाही करी थी, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब बात आती है इसकी पृष्ठभूमि की। तो पृष्ठभूमि को देखने से पहले हम एक चीज समझते हैं। भारतीय प्रशासनिक ढांचा प्रमुखता ब्रिटिश शासन की प्रणाली पर ही आधारित है। भारतीय प्रशासन के विविध ढांचागत और कार्य प्रणालीगत पक्षों जैसे सचिवालय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवा भर्ती और प्रशिक्षण, कार्यालय पद्धति, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, बजट प्रणाली, लेखा परीक्षा और केंद्रीय करों की प्रवृत्ति, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन आदि ब्रिटिश शासन में भी निहित है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको दिखा दी है, इंग्लिश में भी लिख दी है, इसको आप कॉपी कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रशासनिक सुधारों से मतलब क्या है, कि आशय क्या है उसका। देखो, प्रशासनिक सुधारों की हेल्प से ना हम प्रशासन में इस तरीके के बदलाव लेकर आते हैं जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ में डेवलपमेंट हो सके, मतलब प्रशासनिक क्षमताओं में डेवलपमेंट हो सके और जो हमारे पर्टिकुलर गोल्स हैं वो हम पा सकें और जल्द से जल्द सहूलियत के तौर पे, कि ना ज़्यादा चीज़ें वेस्ट हो ना कुछ हो, उसके तौर पे हम चीज़ों को डेवलप कर सकें और बना भी सके। ठीक है, तो आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक क्षेत्र को चौकस और चाक चौबंद रहना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं है तो अपेक्षित सुधार किया जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रशासनिक सुधारों की हेल्प से किसी भी विभाग या संगठन को ये चीज जरूरी है कि वो उस चीज में चेंज लेकर आए और योजनाओं के जो रिजल्ट निकले वो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि हर एक चीज़ का जल्द से जल्द रिजल्ट निकाला जाए और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वो जनता के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो। ठीक है, तो योजनाओं का जो रिजल्ट निकलता है उससे इम्प्लीमेंटेशन होता है और इस इम्प्लीमेंटेशन के पूरे प्रोसेस को अपनाया जाता है और इस पूरे प्रोसेस से डेवलपमेंट देश के अंदर बढ़ाया जाता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है। इसके अलावा जी बात हम करें कि प्रशासनिक सुधारों से मतलब क्या है, तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारा सब चीज़ों को हैंडल करती है, चलाती है। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चीज़ें अगर ठीक से नहीं होंगी, ढंग की नहीं होंगी, तो फिर कैसे बात बनेगी, बात तो बन ही नहीं सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन की। अब एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूपी के 600 अधिकारियों को पकड़ा भ्रष्टाचार के रूप में, भ्रष्टाचार करते हुए, सब कुछ करते हुए, दोगलेबाजी के रूप में। ठीक है, तो अब उस चीज़ को पकड़ने पर क्या चीज़ हासिल हुई है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभल पाया। एडमिनिस्ट्रेशन, अब क्या सोचा जाता है, ये सोचा जाता है कि भाई सरकारी नौकरी है, क्या ही फर्क पड़ता है कोई काम करे या ना करे, पैसा तो अकाउंट में आ ही जाना है ना। तो लेकिन ये चीज़ गलत है। ठीक है, आप इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो। आप पे भरोसा करके गवर्नमेंट ने आपको एक गवर्नमेंट अधिकारी बनाया,
ठीक है, और आप उसका गलत फ़ायदा उठाकर क्या कर रहे हो, लोगों से खिलवाड़ कर रहे हो, जनता से खिलवाड़ कर रहे हो, जनता के भरोसे से खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरा ही एडमिनिस्ट्रेशन बदनाम होता है, कोई पर्टिकुलर कोई एक अधिकारी बदनाम नहीं होता। भले से भ्रष्टाचार के अंदर किसी भी को पकड़ लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, कोई भी केस ले लो, तो कोई भी केस अगर जल्द से जल्द हैंडल नहीं हो पाता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तो सब बोलते हैं, मीडिया वाले बोलते हैं, लोग बोलते हैं दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, यूपी पुलिस क्या कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं। तो बदनाम पूरी पुलिस हो रही है, भले से उसके अंदर कोई एक भ्रष्टाचारी है, कोई एक है ऐसा जो सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, लेकिन नहीं, बदनाम सारे होते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे रिफॉर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार इसलिए लाने ज़रूरी हैं ताकि हम लोगों की असलियत को भी दिमाग में रख सकें और बता सकें, ठीक है। उसके साथ साथ इन लोगों को पता होता है कि कौन कैसा है, क्या है। अब हर चीज़ को पेंडिंग रखना बहुत गलत बात होती है, ये बात अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो कि जो काम है उसको हाथों हाथ करो, किसी चीज़ को पेंडिंग मत रखो, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर आप पेंडिंग रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आप उस चीज़ को पूरा भी नहीं कर पाओगे, और फिर आपका जो टाइम है वो बहुत कंज्यूमिंग टाइप हो जाएगा कि भाई इतना वेस्ट भी हो गया और काम भी नहीं हुआ। तो वही सेम चीज़ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में होती है। अब बात आती है प्रशासनिक सुधारों की ज़रूरत क्यों है। भाई ज़रूरत क्यों है, ये तो एक बहुत नॉर्मल सा सवाल है, क्यों ज़रूरत है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, ब्रिटिश काल में शासन से मतलब था कानून की व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद एक नया माहौल बना और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट हुए और चेंजेस हुए। क्योंकि अगर आपने कहीं ना कहीं अपने स्कूल टाइमिंग में ये पढ़ा होगा कि आज़ादी मिलने के बाद सभी लोगों के मुंह पर ये था कि हम जैसा भारत आज़ाद चाहते थे वैसा हमें भारत आज़ाद नहीं मिला है, ठीक है। ये वही गुलाम भारत आज़ाद हुआ है जहाँ पर खून ही खून था, हिंदू मुसलमान मारे गए थे, जो एकता बनी हुई थी वो ख़त्म होने की कगार पे हो गई थी, और ऐसा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखा गया और इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि चलो अब जो होना था हो गया, लेकिन अब जो हम सही कर सकते हैं हम वो करने की कोशिश करते हैं। तो होता ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े बहुत डेवलपमेंट किए जाते हैं, जो ब्रिटिशर्स ने अपना चला रखा था उसको ख़त्म किया गया और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए गए, ठीक है। अब आज़ादी के बाद देश को इकोनॉमिकल और सोशल दोनों बेस पर संभालना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि भारत हमेशा से बहुत सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करने वाला एक देश रहा है। उसमें अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, हमारी इकोनॉमी गिर चुकी थी, ऑब्वियसली बात है, गुलामी से अभी उठे थे, तो फिर क्या ही हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। तो ये दो चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके लिए हमारे प्रशासनिक सुधार करने ज़रूरी थे। एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह एक अधिकारी बिठाना ज़रूरी था, हर जगह चीज़ों को हैंडल करना ज़रूरी था, ताकि उसकी हेल्प से क्या हो सके, उसकी हेल्प से हमें ये पता लग सके कि भाई ठीक है, अब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। एक हमारी जो कंट्री है अब उसको डेवलपिंग बनाना है, जल्दी से उभारना है, तो उसके लिए अधिकारियों को बिठाओ, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक नीतियों में निरंतर भ्रष्टाचार और खामियों को कंट्रोल करने के लिए भी प्रशासनिक सुधार ज़रूरी थे। जो प्रशासनिक सुधार थे वो हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी बनाए गए, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी अब इतने बड़े पैमाने पर जब बनाई जाती थी ना, तो सबको ध्यान में रखकर तो बनाई जाती थी, लेकिन एक मसला सबसे बड़ा जो खड़ा हो जाता था वो अगेन वही आके खड़ा होता था कि भाई प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है सबको ध्यान में रखना, बुजुर्ग, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सबको ध्यान में रखना और उसके बाद उस पॉलिसी का निर्माण करना। उसकी वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके अलावा लोगों की जो नीड्स थी वो बढ़ती जा रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन को उसको बदलना और उसको ढंग से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ये चेंजेस जो था हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की वजह से ही हो सकता था और उसी की वजह से हो पाया था, ठीक है। अब आते हैं भारत में प्रशासनिक सुधारों का क्रम क्या रहा है। देखो, ब्रिटिश काल में ना प्रशासनिक सुधारों के लिए एचिसन आयोग, ली आयोग और एक और वो थी इंस्टीगन आयोग, ये गठित किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा लोक सेवा में विकास कर में 1918 के टाइम पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सामने आई थी। स्वतंत्रता पाने के बाद 1947 में सचिवालय पुनर्गठन समिति बैठी। 1948 में उद्योगपति,
कस्तूरभाई लालभाई के नेतृत्व में मित्यवता समिति बैठी थी। 1949 में आयंगर समिति बैठी थी और सभी कमेटीज़ के अंडर में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की गई थी। इनमें से कुछ कमेटीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है स्टूडेंट, एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये आपको करनी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले हमारी आती है एडी गोरेवाला। देखो, इसके बाद मार्च 1951 में एडी गोरेवाला कमेटी ने 70 पेजेस में लोक प्रशासन की रिपोर्ट को पेश किया था। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहली प्रायोरिटी जो दी गई थी वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ना करना, कर्मचारियों का ईमानदार होना, मंत्री बिठाना, विधायक बिठाना, सबको उनकी जिम्मेदारी देना, ये सब की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पॉल एप्पलेबी की रिपोर्ट। पॉल एप्पलेबी की रिपोर्ट इसके बाद जो थी हमारी, ये वाली प्रशासनिक सुधारों के लिए ये वाली जो रिपोर्ट थी वो बैठी थी 1952 के टाइम पे, और 15 जनवरी 1953 को भारत में लोक प्रशासन रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे एप्पलेबी रिपोर्ट के नाम से जाना गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत विश्व के 10-12 देशों में शामिल है जहां का लोक प्रशासन पर्याप्त रूप से संगठित और विकसित है। ठीक है, जहां का लोक प्रशासन पूरे तरीके से डेवलप है, इसमें कोई कमी नहीं है, हम मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, 1956 में एप्पलेबी रिपोर्ट का दूसरा भाग सामने आया था, और इन दोनों रिपोर्ट्स में राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी देना, पब्लिक पॉलिसीज़ को प्रायोरिटी देना, ये सब कुछ रखा गया था। उसके बाद है संधानम समिति। संधानम समिति में क्या है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तब लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा दिख रहा था। ठीक है, तो 1948 में सेना का जीप खरीद घोटाला सामने आया था और देश में भ्रष्टाचार कमोबेश यूं ही चलता रहा था। तो 1957 का मंदुड़ा घोटाला भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मामला था जो सामने आया था, और इस मामले के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे वो टी कृष्णमाचारी थे, उनको इस्तीफा तक देना पड़ गया था। ये इतना बड़ा मामला था। तो इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए हमारे जो होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने का फैसला किया, और उन्होंने उस टाइम पे तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के संथानम के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का नाम संथानम रखा गया था। ठीक है, और ये पूरी कमेटी बस यही है। तो इसके अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्यवाही की गई थी, और बेसिकली ये 1962 में गठित की गई थी पूरी कमेटी, और 1964 तक जो था भ्रष्टाचारियों को बहुत अच्छे से पकड़ लिया गया था, सब देख लिया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है हमारी FARC जो है हमारी, ठीक है, इसको हम ARC भी बोलते हैं। तो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई के अंडर में रहकर प्रशासनिक सुधारों को रखा गया। ठीक है, अब बाद में मोरारजी का सेंट्रल मंत्री परिषद में उनको शामिल हो गए, इस वजह से के हनुमंतैया जो थे उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 20 अक्टूबर 1966 को और दूसरी रिपोर्ट 30 जून 1970 को पेश करी थी, जिसमें कुल 578 पर्सपेक्टिव्स रखे गए थे। ठीक है, उनमें से कुछ लिमिटेड हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जिला परिषद के 2 भाग होंगे। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन के दौरान कोई भी राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, सरकारी अधिकारियों को परमानेंट बिठाओ ताकि ये सब चीज़ें ख़त्म हो। परमानेंट इन द सेंस कि ज़्यादा भी परमानेंट नहीं, इतना कि उन लोगों वो अपनी ईमानदारी से जॉब करें, कि ये ना हो कि भाई मुझे अगले पल में तो हटना ही है, तो क्या फ़ायदा काम करके, कोई नहीं, जितने पैसे बन रहे हैं बनाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर से होनी चाहिए, लेखा परीक्षा के पर्सपेक्टिव पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें इसमें रखी गई थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार जो था हमारा, उसमें क्या हुआ, 31 अगस्त 2005 को गवर्नमेंट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में सेकंड हमारी जो ARC थी वो रखी। आयोग के अध्यक्ष ने 2009 में पद त्याग दिया था, और जी हुआ क्या कि तब तक ये सिफारिशों को 15 रिपोर्ट दे चुके थे। तो इस 5 सदस्यीय आयोग का प्रमुख कार्य मंत्रालयों और विभागों का रिन्यू हुआ, और रिन्यू होने के बाद ये पूरे ग्लोब में फैल गया। ठीक है, अच्छा, ये हुआ कि गवर्नमेंट के सभी लेवल जो थे वो अपने अपने जवाब दे रहे कि हमने ये करा, हमने वो करा, और इसमें भी कुछ चीज़ें रखी गई, जैसे भारत सरकार का एक ढंग से संगठन करना, शासन में मोरालिटीज़ लेकर आना, हमारे ई प्रशासन, ई गवर्नेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना,
संघीय राजतंत्र के मुद्दों को संभालना, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है। अगर हमने इसमें भी नहीं पढ़ा तो अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू वाला सब्जेक्ट है या नहीं भी है तो मैं बता देती हूँ। इंडिया एक फेडरल सिस्टम के रूप में चलता है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, फिर भी फेडरल सिस्टम पर इंडिया चलाया जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा गया है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि वित्तीय प्रबंधन, जो हमारी फाइनेंशियली चीज़ें हैं उनको कंट्रोल में रखना, ध्यान से देखना, सब चीज़ें करना, ये हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो आज ख़त्म हो गई है। आपको फर्स्ट यूनिट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया है या ये टॉपिक समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।